तारीख में मोहम्मद बिन कासिम के एक नौजवान का जिक्र यकीनन हम सब बचपन से सुनकर अब तक जवान हुए कि कैसे एक 17 साल के नौजवान ने अपनी मुसलमान बहन की मदद की पुकार पर आज के मौजूदा पाकिस्तान के सिंध के पूरे इलाका पर, जहां पर इस वक्त राजा दाहिर की हुकूमत थी, इसे फतह करके मुस्लिम सल्तनत के अंदर शामिल किया और इसीलिए इन्हें आज भी एक हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। पर दोस्तों, हकीकत कुछ और है, क्योंकि तारीख के नाम पर आपको बहुत कुछ फिक्शन पढ़ाया गया है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, और इसका सबूत वो तारीखी वाक़यात हैं जो कि इस पूरे दावे को कवर नहीं कर पाते। मोहम्मद बिन कासिम का एक ऐसा सच जो कि शायद आज से पहले आपने ना कभी सुना होगा और ना कभी तसव्वुर किया होगा कि ये मुसलमान मुजाहिद यहाँ किसी औरत की पुकार पर मदद करने नहीं, बल्कि सैयद खानदान यानी रसूलुल्लाह के अहले बैत का पीछा करते हुए और अपने ससुर हजाज बिन यूसुफ के ताइफ को बचाने के लिए यहाँ पर पहुंचा था, जो कि इस्लामी तारीख के अंदर बनु उमैया के दौर के बादशाह का एक पालतू दहशतगर्द था और लाखों बेकसूर और मासूम लोगों का कातिल। ये पूरा मामला दरअसल था क्या और तारीख के नाम पर आपसे कैसे और क्यों झूठ बोला गया, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले कि आप जज्बाती होकर इस वीडियो से मुताल्लिक कोई भी राय कायम करें, तो मैं आपको बताता चलूं कि मोहम्मद बिन कासिम कोई सहाबी नहीं थे, ना कोई पैगंबर थे और ना ही रसूलुल्लाह के खलीफा जिनके किरदार पर हम तनकीद न कर सकें। तारीख पर कोई भी शख्स किसी भी शख्स पर दलाइल की बुनियाद पर इख्तलाफ कर सकता है और इस मामले का इस्लामी तालीमात से कोई लेना देना नहीं, बल्कि इस्लामी तारीख जो कि हर मौरिख यानी तारीख लिखने वाले ने अपनी मर्जी से और अपनी ईमानदारी पर लिखी है। और हम सभी लोग जानते हैं कि बादशाहत के दौर के अंदर चंद इनाम इकराम के लालच के अंदर बादशाहों की अपनी फेवर के अंदर मर्जी की तारीख लिखवाना एक आम सी बात थी। लिहाजा इस वीडियो में हम तमाम जियोग्राफिकल और लॉजिकल दलाइल को सामने रखकर वीडियो के आखिर के अंदर एक रिजल्ट पर पहुंचेंगे, इसीलिए शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप ये सिलसिला नसब देखें और समझें कि मुसलमानों की खिलाफत के बाद बादशाहत कैसे बनु उमैया के अंदर चली गई, जिस पर मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको रेफरेंस देना मकसद है, इसलिए उस वीडियो का कुछ पार्ट मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको तमाम कहानी सीक्वेंस के साथ समझ आ जाए। अब्दुल मालिक बिन मरवान के दौर के अंदर ईरान, हिजाज मुकद्दस, अमान, बहरीन वगैरह जैसे अहम अरब खितों का गवर्नर बनाया गया था हजाज बिन यूसुफ को, और ये इंतहाई जालिम और दहशतगर्द तबीयत का इंसान था। खास तौर पर यह अहले बैत का बहुत बड़ा दुश्मन था। तिजारत की गर्ज से कुछ मुसलमान ताजिर श्रीलंका या इस दौर के अंदर लंका कहलाए जाने वाले मुल्क के अंदर आबाद हो गए थे और लंका के राजा के हजाज के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे, और लंका के राजा ने इन ताल्लुकात को मजीद अच्छा बनाने के लिए कुछ कीमती तोहफे और फौत हो जाने वाले ताजरों के बीवी बच्चे एक बहरी जहाज में सवार करके बसरा इराक की जानिब रवाना कर दिए। मगर जब समंदरी जहाज जो कि हवा के रुख पर चला करते थे, अचानक से हवा का रुख उल्टी सिमत में चलने की वजह से रास्ता भटक कर आज के दौर के सिंध कराची में मौजूद दबील के मकाम पर बंदरगाह पर पहुंच गए और यहाँ पर मीद कौम के डाकुओं ने इन्हें लूट लिया। इन्हीं औरतों में से एक ने हजाज बिन यूसुफ के नाम दुहाई दी कि हमारी मदद करो, और जब इस वाक़े की इतला हजाज बिन यूसुफ को पहुंची तो इसके लिए इज्जत और जिल्लत का मामला बन गया कि अगर कुछ नहीं किया तो पूरी दुनिया के अंदर बदनामी होगी और कीमती तोहफे भी हाथ से जाएंगे। इसलिए इसने राजा दाहिर को खत लिखा कि हमारे माल और औरतों बच्चों के साथ साथ इन समंदरी डाकुओं को हमारे हवाले करो, क्योंकि ये इलाका तुम्हारी हुकूमत में आता है। लेकिन राजा दाहिर ने बड़ा झूठा सा और रूखा सा जवाब दिया कि ये इलाका मेरे कंट्रोल में नहीं आता और ना ही ये लोग, क्योंकि ये मुझसे बहुत दूर बॉर्डर एरिया पर मौजूद हैं, सो मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी करना है तुम खुद ही कर लो। हजाज बिन यूसुफ ये जवाब सुनकर गुस्से से आग बगौला हो गया और इसने अपने 2 सिपा सलारों को भेजा हजारों फौजियों के साथ कि इन लोगों को बाजियाब कराकर इनके तोहफे ताइफ और डाकुओं को भी कैद करके साथ लाएं। ये 711 का टाइम है। पहले सिपा सलार अब्दुल्ला को दबील के मकाम पर डाकुओं ने शिकस्त दी और इसके बाद बोदील की फौज को, जिसके बाद हजाज बिन यूसुफ को समझ आ गई कि ये डाकू इतनी बड़ी फौज का मुकाबला खुद से नहीं कर सकते, जरूर राजा दाहिर इनकी मदद कर रहा है, वरना समंदरी डाकुओं के पास इतना असला और फौज कहां से आ गई कि वो हमारा मुकाबला कर सकें। और बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि दरअसल राजा दाहिर का बेटा जय सिंह इन डाकुओं की मदद कर रहा था, जिसके बाद हजाज बिन यूसुफ ने वलीद से इजाजत मांगी कि मुझे एक बड़ी फौज की जरूरत है, सिर्फ सिंध को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को फतह करने के लिए, और ये मुसलमानों की इज्जत का सवाल है। वलीद की इजाजत मिलने के बाद हजाज बिन यूसुफ ने एक बड़ी फौज देकर अपने सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमले के लिए भेजा कि अब ना सिर्फ इन लोगों को छुड़वाए बल्कि पूरे हिंदुस्तान को भी फतह करता चला जाए। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का एक जवान था और हजाज बिन यूसुफ का दामाद और भतीजा भी था। यह भी अहले बैत पर हजाज के हुक्म पर जुल्म करने वाले लोगों में बराबर का हिस्सेदार था। 711 में मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से रवाना होकर 712 में दबील के मकाम पर पहुंच गया और इसे फतह कर लिया। इसके बाद एक एक करके इसने सिंध के तमाम इलाके फतह कर लिए और होता होता बरहमनाबाद तक पहुंच गया, जो कि राजा दाहिर का मरकज था
जहां पर मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ राजा दाहिर और इसका बेटा जय सिंह एक बड़ी फौज लेकर इसका इंतजार कर रहे थे। मगर इस जंग में राजा दाहिर को बुरी तरह से शिकस्त हो गई। अब मोहम्मद बिन कासिम बढ़ते बढ़ते आखिरकार मुल्तान तक पहुंच गया। पूरा सिंध और इसके आसपास का इलाका मुकम्मल तौर पर फतह हो गया था और 714 के दरमियानी टाइम के अंदर मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक से खबर मिली कि इसके ससुर हजाज बिन यूसुफ की अचानक से कैंसर से मौत हो गई। और यूं 714 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम वापस ईरान आ गया ताकि इसके बाद दोबारा तैयारी करके वापस आकर पूरे हिंदुस्तान को फतह कर सके और तब तक फौज को भी रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन उसे आए हुए अभी सिर्फ 6 महीने गुजरे थे कि अचानक से हार्ट अटैक की वजह से वलीद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद सुलेमान बादशाह बना। सुलेमान ने चुन चुनकर हजाज बिन यूसुफ के हर एक गवर्नर, सिपा सलार और वलीद के हर एक सिपा सलार को, जो कि दुनिया के हर एक कोने में फौज लेकर इस्लाम की सरहदों को फैलाने के लिए मुख्तलिफ बड़े बड़े बरआज़मों तक पहुंच गए थे, इन सब को बुलाकर कत्ल करवा दिया। मसलन अफ्रीका में गवर्नर मूसा बिन नुसैर और इनके सिपा सलार तारिक बिन ज़ियाद को, जो कि अंदलुस तक पहुंच गया था, इन्हें बुलाकर कत्ल करवा दिया। मूसा बिन नुसैर को मदीना के अंदर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। हजाज बिन यूसुफ के सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल करके इसकी लाश पर घोड़े दौड़ाए गए और दूसरा लश्कर, जो कि समरकंद और बुखारा से होता हुआ कुतैबा सिपा सलार की क़यादत के अंदर काशगर यानी चाइना तक पहुंच गया था। और कुस्तुनतुनिया में रोमन अम्पायर से लड़ने वाले सिपा सलार को बुलाकर सुलेमान ने कत्ल करवा दिया। और यूं इस्लाम की सरहदें, जो कि लगातार सिंध से फैलकर पूरे हिंदुस्तान तक, दूसरी तरफ से चीन तक, तीसरी तरफ से तुर्की और फिर यूरोप, और चौथी तरफ से पूरे अफ्रीका से होकर पुर्तगाल और आज के फ्रांस तक पहुंच गई थी, अचानक से बढ़ना रुक गई। सब कुछ एकदम से रुक गया। तो इसकी वजह यह थी कि मरवान बिन हकम के एक बेटे का नाम था अब्दुल मालिक और इसके 4 बेटे वलीद, सुलेमान, यजीद और हशाम थे। अब्दुल मालिक ने अपनी मौत से पहले ये तरतीब बनाकर दी थी कि मेरे मरने के बाद पहले वलीद, फिर सुलेमान, फिर यजीद और फिर हशाम बादशाह बनेगा। लिहाजा अब्दुल मालिक के बाद वलीद बादशाह बना और ये 10 साल तक बादशाह रहा। लेकिन आप जानते हैं कि हर बादशाहत के अंदर कुछ चापलूसी करने वाले या उल्टे मशवरे देने वाले वजीर ज़रूर होते हैं। इन्हीं लोगों के मशवरे में आकर वलीद ने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बेटे को अपना अगला वली अहद यानी अगला बादशाह नामजद कर दिया। हालांकि ये पहले से तयशुदा तरतीब और अब्दुल मालिक की वसीयत के खिलाफ था, लेकिन फिर भी इसने हर जगह से अपने बेटे के लिए बैत लेना शुरू कर दी और हर एक ने यह बैत कबूल भी कर ली। लेकिन सिर्फ एक बंदा इस पर डट गया कि नहीं, ये नाइंसाफ़ी और वादा खिलाफी है, मैं इस बैत को नहीं मानता, जिसका हक है उसे ज़रूर मिलना चाहिए। और ये शख्स थे उस वक्त के मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये रिश्ते में वलीद के बेनोई भी थे, क्योंकि वलीद की बहन फातिमा इनके निकाह के अंदर थी और फातिमा तारीख की वो वाहिद नेक और ताकतवर खातून गुजरी हैं जिनका दादा मरवान, बाप अब्दुल मालिक और भाई सब बादशाह रहे और शोहर उमर बिन अब्दुल अजीज़ गवर्नर, जो बाद में अगले खलीफा बने। उमर बिन अब्दुल अजीज़ मरवान के दूसरे बेटे अब्दुल अजीज़ के बेटे थे और आप जानते हैं कि इस वक्त बादशाह के सामने कलमा हक कहने की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। मगर इस गुस्ताखी पर वलीद ने उमर बिन अब्दुल अजीज़ को जेल के अंदर डाल दिया। इन्हें कत्ल नहीं किया, सिर्फ अपना चचेला भाई और बेनोई होने की वजह से इनकी जान बच गई। अब ये मामला चल ही रहे थे और उमर बिन अब्दुल अजीज़ जेल के अंदर थे कि अचानक से वलीद की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लिहाजा सुलेमान ने हुकूमत संभालते ही सबसे पहले उमर बिन अब्दुल अजीज़ को जेल से निकालकर अपना मुशीर ख़ास बना लिया कि आप ही वो अकेले शख्स थे जो कि मेरे लिए वलीद के सामने डट गए थे। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम की स्टोरी को हमने 2 पार्ट्स में तकसीम किया क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी लॉन्ग थी। इस वजह से आज आपने इस वीडियो का पार्ट 1 देखा और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में पार्ट 2 आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।